बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम लोगों ने फेराडेज लॉ पढ़ा था। फेराडेज लॉ के हवाले के आगे हमने और क्या क्या चीजें पढ़ी थी जनाब। हमने फेराडेज लॉ पढ़ा और उसके बाद हमने लेंज लॉ पढ़ा। फेराडेज लॉ क्या कहता है जनाब कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर is directly proportional to the rate of change of magnetic flux linking the conductor। ये पढ़ा था। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। क्या नाम है उसका? टॉपिक का नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है जी म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होती है? आपने ओ लेवल में गालिबन ये पढ़ी हुई है। ओ लेवल में आपने ये चीज पढ़ी हुई है, मगर मैं आपके सामने इसको दोबारा दोहरा देता हूं। वो ये है कि आपको पता है अगर आप चाहते हैं कि इस कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस हो, इफ यू वांट दैट एन वोल्टेज इज प्रोड्यूस्ड इन दिस कॉइल विदाउट बैटरी, तो आप क्या करते थे? आप इस मैग्नेट को मूव इन एंड आउट करते थे। आप इस मैग्नेट को क्या करते हैं? मूव इन एंड आउट करते हैं। इस मैग्नेट को मूव इन एंड आउट करने से इस कॉइल में बेटा क्या प्रोड्यूस होती है? वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। इस मैग्नेट को मूव इन एंड आउट करने से इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होती है? वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और जब ये मैग्नेट मूव इन एंड आउट करता है तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें वो चेंज होता है। इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है इस कॉइल में, तो तब वोल्टेज इसमें प्रोड्यूस होती है। ठीक है कि नहीं? ये बात थी, तय थी, हमें पता चल गई। अब ये चीज है यार के इस मैग्नेट के मूवमेंट से इस कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस होती है क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड इसे लिंक करता है। और बस इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए किसी भी मैकेनिज्म के जरिए। किसी भी क्या मैकेनिज्म के जरिए इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होनी चाहिए? वोल्टेज प्रोड्यूस होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होनी चाहिए अगर वोल्टेज प्रोड्यूस करवानी है। ये बात तय है ना? ये बंदोबस्त इस तरह भी तो किया जा सकता है। ये देखें, ये आपके पास एक प्लास्टिक का पाइप है, ये इस पर आपने एक कॉइल चढ़ाई हुई है, ये, और इसमें आप नोट करें कि आपने कोई बैटरी नहीं लगाई हुई। आप इसके साथ गैल्वानोमीटर जोड़ सकते हैं। चलें आप यहाँ पर गैल्वानोमीटर जोड़, ठीक है कि नहीं? उसके बाद यहां पर एक कॉइल और रख दें, ये यूं कॉइल, और ये इसके साथ आप एक डीसी बैटरी लगा दी और ये साथ स्विच है। अभी तक कुछ नहीं हो रहा। ये जिसमें आपने बैटरी लगाई है, ये जिसको आप करंट दे रहे हैं, इस कॉइल को कहते हैं प्राइमरी कॉइल। और जिस कॉइल में कोई बैटरी कुछ भी नहीं लगा हुआ, सिर्फ गैल्वानोमीटर लगा हुआ है या कोई रेजिस्टर लगी हुई है, इसको कहते हैं सेकेंडरी कॉइल। जब आप इसमें से स्विच क्लोज करेंगे तो क्या होगा? इसमें करंट फ्लो करेगा। जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। अब जाहिर है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस कॉइल को भी इन्फ्लुएंस करेगा। जाहिर है कि वो उसके करीब जो पड़ी हुई है कॉइल। अच्छा जी, ये देखेंगे इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया। अब ये मैग्नेटिक फील्ड पहले यहां नहीं था, अब है। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप इस मैग्नेट को करीब लेकर आए, इसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जो है इसके कॉइल के टर्न को इन्फ्लुएंस करें। तो जब इस तरह से ये वायर, जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से आया तो सेकेंडरी कॉइल्स के टर्न को इन्फ्लुएंस करेगा। उसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल में एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी? एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। तो वो किस वजह से प्रोड्यूस हुई? इसके करंट की वजह से। अब आप ये चीज देखें, T1 वो टाइम है जब स्विच क्लोज हुआ। T1 वो टाइम है जब स्विच क्लोज हुआ। T2 वो टाइम है जब स्विच ओपन हुआ। ये है जी टाइम, ये जी करंट इन प्राइमरी, और ये है टाइम T1। ठीक है कि नहीं? और ये है जनाब सेकेंडरी टाइम, और यहां पर ले लें वोल्टेज इन सेकेंडरी, और ये है करंट इन प्राइमरी। ये है करंट इन प्राइमरी, ये है वोल्टेज इन सेकेंडरी। ठीक है ना? ये करंट इन प्राइमरी है, ये वोल्टेज इन सेकेंडरी। जब आपने ये स्विच क्लोज किया टाइम T1 पे, जब आपने ये स्विच क्लोज किया करंट टाइम T1 पे,
इस कॉइल में पहले करंट नहीं था, वो कॉइल करंट पैदा हो गया। अब वो करंट यूं ऐसे अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच गया। वो करंट जो है, जब आपने स्विच क्लोज किया तो इसका करंट जो है वो यूं बिल्डअप हुआ और बिल्डअप होकर अपनी मैक्सिमम वैल्यू को पहुंच गया, ठीक है। और फिर आपने थोड़ी देर बाद ये स्विच ऑफ कर दिया। ये वो पॉइंट है जहां आपने स्विच ऑफ कर दिया। टाइम जब स्विच ऑफ किया तो उसका करंट सडनली रिड्यूस टू जीरो हो गया। उसका करंट सडनली रिड्यूस टू क्या हुआ, जीरो हो गया, ठीक है कि नहीं। अच्छा ठीक है। जब आपने स्विच क्लोज किया तो पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड नहीं था, अब स्टेब्लिश हो गया। ये बिल्कुल ऐसे ही है सेकेंडरी कॉइल के लिए, जैसे मैग्नेट उसके तरफ आया, मैग्नेट उसकी तरफ आया तो उसमें एक टेम्परेरी वोल्टेज पैदा होगी, और वो वोल्टेज हम यहाँ शो करते हैं ऐसे इधर। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो करंट है, इस करंट के रेट ऑफ चेंज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से इसमें वोल्टेज पैदा हुई, और उस वोल्टेज को हम लेट से नेगेटिव में शो करते हैं, वैसे नेगेटिव में शो करते हैं, ये यूं यूं करके, ये हमने वोल्टेज शो कर दी इस तरह से, ठीक है। अब क्या होगा, अब प्राइमरी का करंट हो गया कांस्टेंट, प्राइमरी का करंट कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट करंट है, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी तक पहुंच रही है। बिल्कुल ऐसी है जैसे आप इधर मैग्नेट ला के छोड़ दें, जैसे आप इस मैग्नेट को यहाँ ला के छोड़ रखें, ऐसे ऐसे लाकर मैग्नेट को कॉइल में छोड़ दें, उससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल में है वो कांस्टेंट रहेगा। जब मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल में है वो कांस्टेंट रहेगा तो उससे वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगी। तो यहाँ वोल्ट इस दौरान जब करंट प्राइमरी में कांस्टेंट है तो वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस हो रही, जीरो होगी टाइम t2 तक, इधर तक टाइम t2 तक, ठीक है। अब जब आपने स्विच ओपन किया, स्विच ओपन करने से करंट सडनली रिड्यूस टू जीरो हो गया, स्विच ओपन करने से करंट सडनली रिड्यूस टू जीरो हुआ। जब करंट सडनली रिड्यूस टू जीरो हुआ, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो हुआ। तो ये ऐसी जैसे आपने मैग्नेट एकदम पीछे से खींच के निकाला। अब जो वोल्टेज पैदा होगी वो आपने यहाँ यूं शो कर दी, और फिर जीरो। मुझे आप एक बात बताएं कि जब आपने इस कॉइल में स्विच क्लोज किया तो करंट इसमें प्रोड्यूस हुआ, करंट के प्रोड्यूस होने से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से इसमें एक टेम्परेरी ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया। फिर चूंकि प्राइमरी का करंट कांस्टेंट हो गया, वो चेंज नहीं हुआ, उसका मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हुआ, तो इस कॉइल के लिए जो है वो कोई उसको फर्क नहीं पड़ेगा, एज अ रिजल्ट उसमें कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगी। मैं वही बता रहा हूँ इस तरह से, ठीक है कि नहीं। ये देखें, मैंने बताया कि जब आपने इसका स्विच क्लोज किया, इसके स्विच क्लोज करने से इसमें करंट सेटअप हो गया, ठीक है ना। करंट सेटअप हुआ तो रेड में उसका मैग्नेटिक फील्ड बन गया, वो उस मैग्नेटिक फील्ड ने सेकेंडरी को इन्फ्लुएंस किया, सेकेंडरी को इन्फ्लुएंस किया तो उसमें एक वोल्टेज पैदा हुई। जब इसके स्विच क्लोज करने से जो वोल्टेज है उसको मैंने नेगेटिव में शो किया हुआ, और उसके बाद इसका करंट कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया, करंट इसका कांस्टेंट हो गया। इसका करंट कांस्टेंट हुआ, इसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हो गया। जब इसका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट हुआ तो सेकेंडरी में जो वोल्टेज पैदा हो वो नहीं होगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट। जब आपने स्विच ओपन किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड सडनली रिड्यूस टू जीरो, वो मैग्नेटिक फील्ड सडनली रिड्यूस टू जीरो हुआ। जब वो सडनली रिड्यूस टू जीरो हुआ तो दोबारा एक वोल्टेज पैदा हुई सेकेंडरी में, बट दिस टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन। मुझे बताएं इसमें किसी को कोई ना समझ आई हो तो मैं हाजिर। जी जी, मैं दोबारा सारी बातें बता देता हूं। अच्छा जी, मैं दोबारा सारी बात बता देता हूं। ये देखें, आई एक्सप्लेन इट अगेन। ये देखें, सबसे पहले ये देखें, सब गौर से देखें। ये एक कॉइल है, ये प्लास्टिक है, ये इस पर एक कॉइल बंधी हुई, ठीक है कि नहीं। ये कॉइल है, और नोट करें कि यहां गैल्वानोमीटर लगा हुआ, यू गैल्वानोमीटर लगा हुआ। ये एक मैग्नेट है, यू। आप इस मैग्नेट को यहां लेकर आते हैं, जब मैग्नेट को लेकर आते हैं तो इस कॉइल में एक वोल्टेज पैदा होती है, ठीक है कि नहीं। फर्ज करें कि टाइम t1 है जिसमें ये मैग्नेट इसकी तरफ आया, उस वक्त इसमें एक वोल्टेज पैदा हुई। इस कॉइल का हमने वैसे नाम रख दिया सेकेंडरी। सेकेंडरी इसलिए कि ये इस मैग्नेट से एनर्जी ले रही है। मैग्नेट को आप समझ लें प्राइमरी। प्राइमरी मींस वो जो पहली चीज जिसने एक एक्शन किया। प्राइमरी से इसलिए कह रहे हैं कि ये एक्शन डूअर है, और सेकेंडरी वो कि वो एक्शन रिसीवर है, या उस पर उसका एक्शन हुआ।
प्राइमरी एंटर हुआ यूं, जब प्राइमरी यूं मैग्नेट आया तो सेकेंडरी में एक वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, ठीक है। उस वोल्टेज को मैंने आप समझे शुरू में ऐसे नेगेटिव से दिखा दिया, यूं नेगेटिव से दिखा दिया, ठीक है कि नहीं। अब ये मैग्नेट यहां पहुंचकर इसमें यहां पहुंच गया ये मैग्नेट और रुक गया, ये मैग्नेट यहां पहुंच के रुक गया। अब ये मैग्नेट यहां पहुंच के रुक गया है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी रुका हुआ है, इसका जो भी मैग्नेटिक फील्ड है जो इस कॉइल में लिंक हो रहा है मगर कांस्टेंट है, मगर जो भी है वो है कांस्टेंट, ठीक है कि नहीं। अच्छा वो मैं बता दूं, अब जब आप मैग्नेट को सडनली पीछे खींचते हैं, जब आप इस मैग्नेट को सडनली पीछे खींचते हैं तो अब इसमें दोबारा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी, दोबारा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी तो वो पिछली जो पहले वोल्टेज प्रोड्यूस हुई थी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। उसकी वजह यह है कि जनाब ये मैग्नेट इस तरफ को आ रहा था ना जब, तो ये एंड इस कॉइल ने नॉर्थ पोल बनाया था इसको आने से रिपेल करने के लिए, और जब ये दूर जा रहा था तो इस सेकेंडरी कॉइल ने यहाँ अपना साउथ पोल बनाया इसे अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि ये उससे क्या कहते हैं, इसे अट्रैक्ट करने के लिए। उसकी वजह ये थी, अट्रैक्ट करने का मकसद ये था कि ये उसको दूर जाने से प्रिवेंट करे। तो इससे जो वोल्टेज पैदा हुई वो मैंने इस तरह दिखाई, और ये वो टाइम था जब मैग्नेट इसमें रुका हुआ था। अच्छा अब आपने पूछा है कि इसमें इसको नेगेटिव क्यों दिखा रहे हैं, इसे पॉजिटिव क्यों दिखा रहे हैं, ये कोई मसला नहीं है, ये कन्वेंशन की बात है। अगर आपने इसे आते वक्त की वोल्टेज को पॉजिटिव दिखाना है तो जाते वक्त की वोल्टेज को नेगेटिव दिखा दे, तो फिर ये ग्राफ, यही ग्राफ ऐसे हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा। यूं कोई मसला नहीं, इसलिए इस तरह से, इसलिए पहले को नेगेटिव दिखाया, इसलिए पहले को नेगेटिव दिखाया। अब मुझे बताएं, पहले मुझे बताएं ये बात समझ में आई है सबको कि नहीं, इसमें अगर किसी ने कोई बात पूछनी है तो वो मुझे बता दो। उमैर बेटा ये बात समझ में आ गई कि नहीं। सही, नेगेटिव अट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। नहीं बेटा ये सिर्फ आप देखिए यार, अगर कॉइल में करंट ऐसे जा रहा है उसे पॉजिटिव लिया है तो इस तरफ वाले को नेगेटिव देंगे, और अगर इस वाले को नेगेटिव दिया है तो इस वाले को पॉजिटिव देंगे। इसमें अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं है। मैग्नेट जब करीब आ रहा है तब कॉइल उसे रिपेल कर रही है, जब दूर जा रहा है उसे अट्रैक्ट कर रही है। इस चीज का इससे ताल्लुक नहीं है कि उसको पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ बात यह है कि कॉइल में अगर करंट यूं फ्लो करता है, उसे आपने पॉजिटिव कहा तो इस तरह फ्लो करने वाले को नेगेटिव कहेंगे, सिर्फ ये वजह। या फिर यह है कि आप वो लेंज लॉ की नोटेशन यूज कर लें। जो काम यहां मैग्नेट ने किया, मैग्नेट ने क्या किया, ये कॉइल थी, आप मैग्नेट को यूं लेकर आए, यहां रोक ही रखा, थोड़ी देर रोक के फिर आप वापस लेके गए। यही काम अब देखें एक दूसरी वायर कर रही है, दूसरी कॉइल कर रही है। ये एक प्लास्टिक पाइप है, ये जनाब एक प्लास्टिक पाइप है, ठीक है कि नहीं। इस पर आपने ये एक कॉइल चढ़ा दी, सब्ज रंग वाली, सब्ज इसकी तारें, ठीक है कि नहीं। और इसके साथ आपने यहां गैल्वानोमीटर लगा दिया जो करंट डिटेक्ट करे। नोट करेंगे इसमें कोई बैटरी नहीं, कुछ भी नहीं, इसे कहते हैं सेकेंडरी कॉइल, ठीक है कि नहीं। उसके बाद यहां पर आपने एक और कॉइल चढ़ाई, ठीक है कि नहीं। इस कॉइल को हम इस तरह कर देते हैं कि हम इसे ब्लैक से दिखा देते हैं, ज्यादा प्रोमिनेंट कर देते हैं, ये और यहां पर आपने डीसी बैटरी लगाई हुई। आपने किया क्या है, आपने स्विच क्लोज कर दिया एट टाइम t1 और थोड़ी देर क्लोज रखा, और उसके बाद स्विच ओपन कर दिया एट टाइम t2, क्लोज किया और फिर ओपन किया। टाइम t1 पर स्विच क्लोज किया और टाइम t2 पर स्विच ओपन कर दिया, ये काम किया आप, ठीक है कि नहीं। मुझे बताएं ये बात समझ में आई। अब होगा क्या इससे, पहले इस कॉइल में जब स्विच ओपन था इसमें कोई करंट नहीं था, तो इसका इसको क्या कहते हैं, इसमें कोई वोल्ट, इसमें कोई वो करंट नहीं था। जब आपने स्विच क्लोज किया तो इसमें करंट स्टेब्लिश हो गया, करंट स्टेब्लिश हुआ, उस करंट के साथ उसका मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हुआ,
ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सेकेंडरी कॉइल के लिए एक मैग्नेट उसकी तरफ आया, उससे सेकेंडरी कॉइल में एक वोल्टेज पैदा हुई, उससे सेकेंडरी कॉइल में क्या पैदा हुई, एक वोल्टेज पैदा हुई जो कि टेम्परेरी थी, ठीक है ना। अब ये देखें, यहां आपने ये टाइम, ये करंट इन प्राइमरी, मैं इसको आसान करके बताता हूं, मैं उसकी डिटेल, ये T2, यहां आपने स्विच ऑन किया तो करंट पैदा हो गई यूं, और यहां आपने स्विच ऑफ किया तो यहां करंट जीरो हो गया, ये करंट यूं प्रोड्यूस हुआ और यहां से करंट ये रिड्यूस टू जीरो हो गया। स्ट्रीम T1 पे स्विच क्लोज किया था, T2 पे स्विच आपने ऑफ किया, तो प्राइमरी में करंट पैदा हुआ, और फिर अब ये चीज देखें, इससे क्या हुआ, सेकेंडरी में वोल्टेज प्रोड्यूस हुई, सेकेंडरी में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, और वो ईएमएफ क्या था, वो ये था कि जनाब यहां पर वोल्टेज, इसका इसकी आप वोल्टेज को अगर आपने नेगेटिव दिखाना है फिर यूं दिखा लें, जब करंट कांस्टेंट हुआ तो कोई वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं हुई, और जब करंट सडनली रिड्यूस टू जीरो हुआ तो ये वाली वोल्टेज प्रोड्यूस हुई। ये दो वोल्टेजेस की पल्सेस बनानी है आपने। पहली वोल्टेज की पल्स जो है वो तब प्रोड्यूस हुई जब आपने स्विच क्लोज किया, और जब स्विच ओपन किया तब प्रोड्यूस। अगर आपने इस तरह नहीं प्रोड्यूस करनी थी तो आप पहली को पॉजिटिव दिखा देते और दूसरी को नेगेटिव दिखा देते। मकसद सिर्फ ये है कि एक दफा करंट एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ है और दूसरी दफा करंट दूसरी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हुआ। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे जब मैग्नेट यूं लेकर आ रहा हूं तो कॉइल में यूं करंट प्रोड्यूस हो रहा है, और जब मैग्नेट को पीछे खींचूंगा तो कॉइल में अपोजिट करंट प्रोड्यूस होगा। सिंपल सी ये बात है। मुझे बताएं, इसमें किसी को नहीं समझ आई तो मैं हाथ। और ये प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन कहते किसे हैं, जब एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा हो, एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा हो, उसके करंट चेंज होने की वजह से दूसरी कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस हो, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, तो म्यूचुअल इंडक्शन की सबसे पहला मिसाल ये है, पहली बात ये है कि करंट चेंजिंग in one coil has its associated changing magnetic field. Current changing in one coil has its associated changing magnetic field. ठीक है कि नहीं। फिर क्या होता है, this changing magnetic field if linked to another coil, यानी वो दूसरी कॉइल का पास पड़ा होना जरूरी है। अगर पाकिस्तान में एक कॉइल में करंट चेंज हो रहा है तो उसके करंट चेंज होने से अमेरिका की किसी कॉइल में वोल्टेज प्रोड्यूस नहीं होगी, दोनों का बहुत साथ साथ पड़ा होना जरूरी है। बल्कि इस हद तक है कि इस जगह पर एक कॉइल है और इसी डाइनिंग टेबल के दूसरे एंड पर अगर कोई कॉइल है तो उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। इतना करीब होना जरूरी है कि एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल को इन्फ्लुएंस कर सके। दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इफ लिंक, इफ पर जोर है, if linked to another neighboring coil, नेबर में होना उसका क्या है, जरूरी है, will induce, तो फिर क्या करेगा, this changing magnetic field if linked to another neighboring coil will induce an EMF in the second coil. ये जी म्यूचुअल इंडक्शन। व्हाट इज म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये म्यूचुअल इंडक्शन, करंट चेंजिंग इन वन कॉइल हैज इट्स एसोसिएटेड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, this changing magnetic field if linked to another neighboring coil will induce an EMF in the second coil। और फर्स्ट कॉइल को कहते हैं प्राइमरी और सेकंड कॉइल को कहते हैं सेकेंडरी। मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है जी बेटा, इसमें किसी को कोई बात ना समझ आई हो तो मुझे बताएं कोई मसला। जी सबको समझ आ गई है, ठीक है।
ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसको मैथमेटिकली क्यों लिंक करते हैं? अच्छा, आपने देखा मैंने सेकंड इसमें ना काफी सारे आपको मैथमेटिकल फार्मूले लिखवाए हैं। उसकी वजह ही होती है कि वो पेपर में जो क्वेश्चन पुट करते हैं वो ऐसा पुट करते हैं कि जब तक बच्चे के माइंड में उसका ओरिजिनल फार्मूला ना हो वो तब तक बच्चा सही तरह से जवाब दे ही नहीं सकता। अब ये देखें कि ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी, कौन सी ईएमएफ? वो ईएमएफ जो सेकेंडरी में पैदा हुआ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू rate of change of current in primary. EMF induced in the secondary is proportional to rate of change of current in the primary. इसको लिखते हैं किस तरह से? EMF, यहाँ छोटा सा लिखें SEC, SEC, SEC से मुराद secondary, is proportional to change in current in the primary over change in time, जिस टाइम में वो हुआ, और EMF in the secondary is equal to minus M delta IP over delta I. M क्या है? M है जी coefficient of mutual induction. M is the coefficient of my mutual induction. बंदा पूछे M है क्या? M is the measure of fact. M is the measure of fact that how sensitive is secondary to the current changes in primary. M is the measure of fact. M is the measure of fact that how much sensitive is secondary to the current changes in primary. M is the measure of fact that how much sensitive is secondary to the current changes in primary. यानी M जो है वो M is the measure of fact that how much sensitive is secondary to the current changes in primary. इसकी मैं वजाहत करता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ठीक है कि नहीं? तो नेगेटिव साइन कहाँ से है? वो लेंस लॉ की वजह से, वो बेटा लेंस लॉ की वजह से। फिलहाल हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है? अब आप ये चीज देखें, बात करते हैं कोएफिशिएंट म्यूचुअल इंडक्शन की सादा तरीन मिसाल जो है बेटा वो क्रॉस टॉक है। आजकल तो नहीं मुझे पता, लेकिन पहले ही होता था कि कोई बंदा किसी को टेलीफोन करता था तो बाज का किसी की कॉल लाइन किसी और के साथ मिल जाती थी और वो बैठकर मजे से उसकी बातें सुनना शुरू कर देता था। क्रॉस टॉक ऐसे होती है कि ये एक तार, इसके साथ एक तार जा रही है दोनों, ठीक है कि नहीं? इस तार में ज़ाहिर है एसी करंट है, एसी करंट है, वो एसी करंट यूं 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 उसका करंट उसमें चेंज हो रहा है, उसकी वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में वोल्टेज प्रोड्यूस करता था और वोल्टेज प्रोड्यूस करता था और उसी टाइप का करंट प्रोड्यूस करता था जिस टाइप का करंट इसमें होता था। नतीजतन ये वायर भी चुप करके उस जैसा करंट कैरी करना शुरू कर देती थी, और अगर आगे इसको कोई सुन रहा है तो वो बंदा उन लोगों की बातें सुन लेता था। इस चीज को कहते थे क्रॉस टॉक, और क्रॉस टॉक भी तारों के दरमियान म्यूचुअल इंडक्शन की वजह से होती थी। और क्रॉस टॉक जो होती है वो पुअर सिक्योरिटी होती है। आप जरा पसंद तो नहीं करेंगे कि आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको पता चले कि आपकी बात कोई सुन रहा है। तो ये चीज इस तरह से है कि इस एक वायर में यूं करंट चेंज हो रहा है, यूं करंट अल्टरनेट कर रहा है। उस अल्टरनेटिंग करंट की वजह से उसका मैग्नेटिक फील्ड भी अल्टरनेट कर रहा है, और वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड एक पड़ोसी की तार में, साथ ही पड़ोस तार जो गुजर रही है उसको इन्फ्लुएंस करता है और उसमें उसी तरह की वोल्टेज और करंट प्रोड्यूस कर देता है। नतीजतन जिस तरह का करंट इसमें होता है उसी तरह का करंट इसमें होता है। और इधर से आप किसी से बातें कर रहे हैं पुरानी कॉपर वायर्स पे, तो इधर कोई बंदा आपकी बातें सुन रहा है, इसे कहते हैं क्रॉस टॉक। इसके अलावा से खासे लतीफे भी मशहूर हुए हैं।
तो बहरहाल ये क्रॉस टॉक पे यूं बात होती थी। ये म्यूचुअल इंडक्शन की एक सादा तरीन मिसाल है। उसके बाद आगे चलें, थोड़ी सी बेहतर हालत क्या है जनाब, वो मैं बता देता हूँ। बेहतर हालत ये है कि ये प्लास्टिक पाइप है, ये वायर इस तरह से, तो इस तरह से ये सेकेंडरी की कॉइल है, ठीक है कि नहीं, और ये उसके साथ क्या है, प्राइमरी की कॉइल है, ठीक है कि नहीं। और आप इसमें अगर फर्ज करें कि इसमें आप करंट चेंज कर, एसी करंट है, किसी वजह से आपने इसमें एसी करंट दे दिया, इसमें करंट यूं जाएगा, हाफ टाइम पीरियड के बाद यूं जाएगा, तो यहाँ कभी नॉर्थ बनेगा कभी साउथ बनेगा, मुसलसल इसका करंट चेंज हो रहा है। इसका मुसलसल चेंजिंग करंट इसमें मुसलसल एक कांस्टेंट करंट प्रोड्यूस करेगा, कांस्टेंट नहीं, एक मुसलसल करंट प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये अगर साइनोसाइडल करंट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसाइडल होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड भी साइनोसाइडल होगा, तो इसमें वोल्टेज भी साइनोसाइडल प्रोड्यूस होगी, और मुसलसल वो साइन ग्राफ को ही फॉलो करेगी, और इसमें कॉन्टिन्यूसली एक करंट वोल्टेज प्रोड्यूस होती रहेगी। अच्छा, बहरहाल अब ये देखें, ये प्लास्टिक पाइप पर चढ़ी, एक बंदे ने ये देखा ना, उसने कहा अच्छा इसका मैग्नेटिक फील्ड इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो वो ये कॉइल थी, ये दूसरी कॉइल थी, वो दोनों को करीब ले आया, ठीक है। लेकिन अच्छा एक बात याद रखें, जिस तरह ये देखें, फर्ज करिए मेरी उंगलियां हैं, अगर ये किसी कॉइल के टर्न्स हो, तो ये टर्न्स आपस में इंसुलेटेड होते हैं, यानी ऐसा नहीं होता कि एक टर्न का करंट दूसरे टर्न में चला जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता। और इसलिए ये सारे वायर्स एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं, कभी भी ये नहीं होता कि ये टर्न्स टच कर रहे हो वायर के, तो इधर से करंट दूसरे टर्न में और उधर से तीसरे टर्न में चला जाए, फिर ये सोलेनाइड का मकसद ही फोत हो जाएगी। अच्छा, अब ये चीज देखें, और इसकी तार इससे इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड है, ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन में नहीं आती। अब किसी बंदे ने ये काम किया कि उसने ये प्लास्टिक पाइप था, ये क्या था, प्लास्टिक पाइप था, उसने इसके ऊपर प्राइमरी चढ़ाई, ऐसे करके क्या की, प्राइमरी को यूं वाउंड कर दिया, ठीक है जी, प्राइमरी को यूं वाउंड कर दिया, इसी के ऊपर उसने सेकेंडरी चढ़ा दिया, इसी के ऊपर। इलेक्ट्रिकली वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही थी, यानी इलेक्ट्रिकली टच करने का मतलब ये होता है कि देखें ना, ये तार यूं जा रही है और कोई और तार उसको यूं टच करे, और अगर इसका करंट इसमें चला जाए इधर जाने के बजाय, तो हम कहेंगे इनमें एक इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, वायर्स आपस में इंसुलेटेड ही, ठीक है ना, बिल्कुल जुड़ के भी टर्न्स आ रहे हैं, तो ये टर्न्स ऐसे नहीं है कि एक टर्न की करंट दूसरे टर्न में घुस जाए, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस नहीं है उनके, वो तारों के ऊपर एक लेयर पेंट का होता है जो उनको इंसुलेट करता है बाकी वायर से, ठीक है ना, थिन लेयर ऑफ पेंट इज एबल टू इंसुलेट देम फ्रॉम अदर, तो इन्हें कहते हैं एनेमल्ड वायर्स। तो ये एनेमल्ड वायर्स हैं अगर इनके ऊपर प्लास्टिक नहीं चढ़ा हुआ तो। अब ये देखें, ये आपस में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल को बिल्कुल करीब कर दिया कि एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे को इन्फ्लुएंस करे, तो ये बड़ा अच्छा था, इससे उसका कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बढ़ गया फॉर द सेम चेंज ऑफ करंट। ये देखें, हम कहते हैं जी कि ये प्राइमरी है, और प्राइमरी में ये टाइम के रिस्पेक्ट से ये करंट चेंज हुआ, ठीक है, प्राइमरी में यूं करंट चेंज हुआ, ये सेकेंडरी का ग्राफ है, ठीक है कि नहीं। तो सेकेंडरी में एक करंट चेंज की वजह से, प्राइमरी के करंट के इंक्रीज करने से सेकेंडरी में एक वोल्टेज पैदा होगी, मगर जब आप उसी सेकेंडरी को इस तरह चढ़ाएंगे, इस तरह उसको चढ़ाएंगे, यानी प्राइमरी के ऊपर चढ़ा देंगे, तो ज्यादा मैग्नेटिक, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ये काफी करीब आ गई हैं। तो अब क्या होगा, फॉर सेम चेंज इन करंट देयर विल बी मोर वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द प्राइमरी, there will be more voltage induced in the secondary, there will be more voltage induced in the secondary, there will be what, there will be more voltage induced in the secondary, ठीक है। अब ये चीज देखें, उसके बाद हम अगली बात करते हैं, ये आपके पास EMF 1, ये EMF 2 प्रोड्यूस हुआ जी। मैं यही कह रहा था कि देखें, जब ये दो कॉइल्स ऐसे थी, इसमें करंट चेंज हुआ, इसके करंट चेंज होने से इसमें एक वोल्टेज पैदा होगी, फिर किसी बंदे का ख्याल हुआ कि प्राइमरी के ऊपर ही सेकेंडरी को चढ़ा दिया जाए, यानी ये देखें, ये प्लास्टिक का पाइप है, किसी ने उसके ऊपर प्राइमरी चढ़ाई, ये जो ब्लैक में दिखा रहा हूं, फिर इसी के ऊपर ग्रीन में मैं दिखा रहा हूं एक और वायर चढ़ा दी सेकेंडरी, और ये बात ध्यान में रहेगी, ये आपस में इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड थी, ये आपस में क्या थी, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड थी, ये आपस में क्या थी, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड थी, इलेक्ट्रिकली आपस में इनका कोई तल्लुक नहीं था, ठीक है। अच्छा, तो अब फॉर द सेम चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी
there will be more voltage produced in the secondary. Coefficient of mutual induction increase कर गया. Coefficient of mutual induction क्या था जी? How M is the measure of the fact that how much sensitive is secondary to the current changes in primary. तो ये चीज इस तरह से आगे चलते हैं, अगली बात सुनते हैं, अगली बात पढ़ते हैं, अगली बात करते हैं. वो ये थी कि किसी और बंदे के जरखेज दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर हम ये करें कि ये प्लास्टिक का पाइप है, उसने कहा कि अगर पहले इसके ऊपर सेकेंडरी चढ़ाएं और फिर उसके ऊपर आप इसके ऊपर प्राइमरी चढ़ा दें, अब क्या होगा? कॉइल, अब प्राइमरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो सेकेंडरी इज फुली बाथ्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ प्राइमरी. अब तो सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी के मैग्नेटिक फील्ड में ज्यादा है, और अब प्राइमरी में अगर मैग्नेटिक फील्ड उसका चेंज होता है तो सेकेंडरी में ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी. फॉर द सेम चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी देयर विल बी इवन बिगर वोल्टेज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इंप्रूव कर गया. Coefficient of mutual induction क्या है? How much sensitive is the primary to the current changes in the secondary? How much sensitive is the secondary to the current changes in primary? जी, you can say in one way. आप इसको इस तरह से करें. अच्छा, फिर किसी बंदे के दिमाग में ख्याल आया कि जनाब इस तरह अगर करें कि हम ये काम करें. ये देखें, ये आपने पढ़ा हुआ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है कि नहीं? आपको पता है कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह का होता है? इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड होता है इनका. जो ये बेटा आपका नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है. अब आपको पता है कि बीच में अगर आप सॉफ्ट आयरन डाल दें तो क्या होता है? सॉफ्ट आयरन डाल देने से क्या होगा? व्हाट विल हैपन? सारी फील्ड लाइन उससे गुजरेंगी. जी, सॉफ्ट आयरन को डालें तो आपको पता है कि सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जो हैं वो उसमें से गुजरेंगी. ठीक है, सारी सॉफ्ट लाइन इसमें से गुजरेंगी. फिर क्या होगा? व्हाट विल हैपन? इससे क्या चीज आ जाती है कि आयरन इज मोर परमिएबल. आयरन इज व्हाट? आयरन इज मोर परमिएबल फॉर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड. आयरन इज मोर permeable for magnetic lines of field. Iron is more permeable for magnetic lines of field than किसके लिए? Iron is more permeable for magnetic lines of field. उससे होगा क्या? What will happen? जी, उससे ये होगा कि अगर आप ये सॉफ्ट आयरन ले लें, क्या ले लें? सॉफ्ट आयरन ले लें, ठीक है कि नहीं? इसके ऊपर प्राइमरी चढ़ा दें ऐसे करके, और सेकेंडरी भी. और एक बात याद रखें कि ये जो इसके टर्न्स है ना प्राइमरी के, वो इलेक्ट्रिकली इन कांटेक्ट नहीं है उसके साथ, सॉफ्ट आयरन के साथ. यानी ये जो सॉफ्ट आयरन है इसके साथ ये कॉइल इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट में नहीं है. इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट का मतलब होता है कि ये अगर आपने फर्ज करें यहां से इसको बैटरी दी, यहां से करंट यूं फ्लो किया, और अगर ये वायर इस सॉफ्ट आयरन को टच कर रही हो ना, तो करंट इसके अंदर से यूं जाकर इस टर्न से यूं बाहर आ जाएगा. वो फिर टर्न्स में से गुजरेगा ही नहीं. यानी उसका मतलब है कि टर्न्स जो है सॉफ्ट आयरन के साथ शॉर्ट हुए हैं, इलेक्ट्रिकली बोलते हैं. यानी नंगी तार हो तो तार सॉफ्ट, ये वाले जो हिसाब है ना, ये नहीं है. यानी मेरी सारी गुफ्तगू में ये जो वायर्स हैं ये इस सॉफ्ट आयरन को इलेक्ट्रिकली टच नहीं कर रहे. ठीक है ना? क्या नहीं कर रहे? इलेक्ट्रिकली टच नहीं कर रहे. और ना ही ये टर्न इस टर्न को इलेक्ट्रिकली टच कर रहा है कि इसका करंट इसमें आराम से चला जाए. तो ये टर्न्स आपस में इंसुलेटेड है. ये टर्न इस सॉफ्ट आयरन के साथ इंसुलेटेड है, और ये टर्न्स दूसरी कॉइल के साथ इंसुलेटेड है. जितने मर्जी ये वो क्या कहते हैं उसको, एक दूसरे के करीब हो. ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, अब ये चीज देखें. अब इसी चीज को जरा गौर से देखें कि सॉफ्ट आयरन के ऊपर ये जनाब आपके पास एक प्राइमरी कॉइल है, और इसको आपने कोई एसी करंट दिया हुआ है या कोई भी करंट है जो बाय सम मैकेनिज्म चेंज कर रहा है.
और उसकी वजह से ये दूसरी कॉइल है, इसमें ये सेकेंडरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है, इसमें हमने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। सेकेंडरी कॉइल है और इसमें हमने क्या लगाया हुआ है, गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। अब इसमें जब करंट चेंज होगा तो इस सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को इंप्रूव करेगा। क्या करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज को इंप्रूव करेगा। और सॉफ्ट आयरन की वजह से, ये देखिए जो मैंने आपके सामने ये वाला ग्राफ भी रखा था, ये फॉर द चेंज, फर्ज करें प्राइमरी का करंट इस तरह इंक्रीज हुआ है तो सेकेंडरी में मैंने कहा था कि इस हालत में ये दोनों जब प्लास्टिक पाइप पर हैं तो इस सेकेंडरी में एक वोल्टेज प्रोड्यूस हुई है जो मैंने इस तरह ग्राफ से दिखाई थी। फिर मैंने कहा था कि अगर प्राइमरी नीचे हो उसके ऊपर सेकेंडरी बाउंड कर दें तो वोल्टेज जरा ज्यादा हो जाएगी। और फिर मैंने कहा था कि पाइप प्लास्टिक का ही हो लेकिन सेकेंडरी अंदर हो, प्राइमरी बाहर हो तो वोल्टेज जरा ज्यादा होगी। मगर जो ही आप प्लास्टिक पाइप हटाएंगे और उसकी जगह सॉफ्ट आयरन रखेंगे तो वोल्टेज और भी ज्यादा पैदा होगी, ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी फॉर द सेम चेंज ऑफ करंट इन द प्राइमरी। इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बेहतर हो जाएगी। क्या चीज बेहतर हो जाएगी? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज उनकी बेहतर हो गई है, उनकी म्यूचुअल इंडक्शन बेहतर हो गई है, उनका कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इंप्रूव कर गया है। उनका जो कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है वो इंप्रूव कर गया, इसका मतलब है ज्यादा वोल्टेज उसमें प्रोड्यूस हुई। ठीक है कि नहीं? अब आप आगे चल के देखें, अगली जो मैंने बात आपके साथ करनी है वो क्या है, वो ये है कि जनाब आप ये चीज देखो कि उसके बाद अगर इसी सॉफ्ट आयरन को यूं कर दिया जाए, जी, इस सॉफ्ट आयरन को यूं कर दिया जाए और प्राइमरी को यूं बना दिया जाए इसके ऊपर, और ये सेकेंडरी। अब क्या होगा? अब ये होगा कि प्राइमरी का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको वापस एक रिटर्न पाथ बने मिलेगा और मैग्नेटिक लूप कंप्लीट हो जाएगा। इफ वी वाउंड देम इन ऑन अ कंप्लीट सॉफ्ट आयरन रिंग, इट कंप्लीट्स द मैग्नेटिक लूप, इट कंप्लीट्स द व्हाट, द मैग्नेटिक लूप। ये मैग्नेटिक लूप को कंप्लीट कर देता है। और जब ये मैग्नेटिक लूप को कंप्लीट करता है, जब ये मैग्नेटिक लूप को क्या करता है, कंप्लीट करता है, तो अब सेकेंडरी में और भी ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। अब सेकेंडरी में क्या होगी? और भी ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। सेकेंडरी में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो मजीद बेहतर हो जाएगा। सेकेंडरी में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो मजीद बेहतर हो जाएगा। सेकेंडरी में कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो मजीद इंप्रूव कर जाएगा। ठीक है कि नहीं? और ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होगी। आज का जो आपने अक्सर देखा होगा ट्रांसफार्मर का इस तरह का डिजाइन होता है, प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर इस तरह का नहीं होता इस तरह का ये आपने यूं देखते हैं। जो ट्रांसफार्मर का रियल डिजाइन है वो पूछे वो कैसा होता है, वो इस तरह का होता है। ये देखें, आप देखेंगे आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आप बेख्तियार कहेंगे वाह गोरियां दी, गोरों की क्या बात। ये इस तरह का स्ट्रक्चर है और इसके ये है क्या चीज, ये देखें से ये क्या चीज क्या बन रही है। ये बीच में इसके खाली जगह है यहाँ पर, ये क्या बात हुई, ये मैं बात बताता हूँ। ये देखें, आप पहले देख लें, ये एक सॉफ्ट आयरन है। ये क्या है? सॉफ्ट आयरन। ठीक है जी, सॉफ्ट आयरन, ठीक है, मान लिया हमने। इसके ऊपर बंधी हुई है सेकेंडरी, इसके ऊपर क्या बंधी हुई है? सेकेंडरी बंधी हुई है। ठीक है कि नहीं? उसी सेकेंडरी के ऊपर, उसी सेकेंडरी के ऊपर प्राइमरी बंधी हुई है। हो गया जी, मान लिया। फिर ये सॉफ्ट आयरन यूं ऐसे आकर यहाँ लिंक बना रहा है ऐसे करके। ठीक है, तो मैग्नेटिक लूप यहां से रिटर्न होता है। ठीक है, और वही सॉफ्ट आयरन इधर से भी ऐसे बन मिला हुआ यूं करके। ठीक है कि नहीं? इसका मतलब है कि मैग्नेटिक दो पाथ मिल रहे हैं। ये देखिए मैं आपके सामने पर दोबारा बनाता हूँ, ये इस तरह करके थोड़ा स्ट्रक्चर सिंप्लीफाई करके बनाता हूँ। ये आपको यूं करना है जी। इसमें सेंट्रल के ऊपर बनी हुई है सेकेंडरी, ठीक है कि नहीं, और उसी के ऊपर सेकेंडरी के ऊपर बंधी हुई है प्राइमरी। ठीक है कि नहीं,
और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से भी बाहर वापस आता है और इस तरह से भी वापस आता है। ये तो हो गया जी एक डिजाइन। अब इससे भी बेहतर है कि एक उस तरफ से भी बनाया हुआ हो और एक इस तरफ से भी बनाया हो, तो इस तरह का फिर डिजाइन होता है जिसके सेंट्रल लोब पे सेकेंडरी और उसके बाहर फिर प्राइमरी बंधी हुई होती है और मैग्नेटिक फील्ड को वापस आने के लिए 4 रास्ते मिल रहे होते हैं। ये है जी बेस्ट डिजाइन ऑफ ट्रांसफार्मर, जिसमें कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बहुत हाई लेवल पे चला जाता है और प्राइमरी के स्लाइटेस्ट चेंज ऑफ करंट से सेकेंडरी में काफी ज्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस होती है। इस गुफ्तगू को हम आगे जारी रखेंगे। ये लेक्चर हमारा यहाँ अभी फिलहाल एंड हो रहा है।